अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ साइड ब्लॉक्स हैं उनको स्टडी करेंगे। पहले देखें हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। जो वेजिटेबल ऑयल जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं ऑयल, उसको वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के अंदर आप हाइड्रोजन H2 को ऐड कर देते हो। वेजिटेबल ऑयल्स आर द ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। ग्लिसरॉल का कल हमने फार्मूला देखा था कि क्या होता है, और फैटी एसिड्स का भी देखा। ट्राई एस्टर हमने पढ़ा था कि वेजिटेबल ऑयल्स में क्या होता है कि 3 एस्टर्स के मॉलिक्यूल मिलते हैं और वो ऑयल बना देते हैं, ठीक है। और वो बने किस चीज़ से होते हैं? ग्लिसरॉल से बने होते हैं और फैटी एसिड से बने होते हैं, और वो अनसैचुरेटेड होते हैं, यानी उनके अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। अब इस डबल बॉन्ड को ख़त्म हम कैसे करते हैं कि हम उसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं, जिससे डबल बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। दीज ऑयल्स आर हाइड्रोजनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। निकल जो है वो एक एलिमेंट है, इसको हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। और टेम्परेचर कितना रखते हैं? 250 से 300 तक का। तो क्या होता है कि जब हम वेजिटेबल ऑयल को में हाइड्रोजन को ऐड करवाते हैं निकल की प्रेजेंस में, टेम्परेचर 250 का रखते हुए, तो क्या बन जाता है? वेजिटेबल घी, जो कि सैचुरेटेड होता है, यानी कि उसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट हमारा साइड ब्लॉक है मार्जरीन। मार्जरीन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग हाइड्रोजन टू वेजिटेबल ऑयल। ये वेजिटेबल घी का दूसरा नाम होता है मार्जरीन, ठीक है। क्या है ये? मार्जरीन बनास्पति घी को बोलते हैं। ये कैसे प्रोड्यूस होता है? जब हम ऑयल के अंदर, ये भी ऊपर हमने प्रोसेस पढ़ा है कि हम ऑयल के अंदर क्या ऐड करते हैं, हाइड्रोजन 200 से 250 तक का या 300 तक का टेम्परेचर रखते हैं, और कैटलिस्ट हमारे पास निकल, या कोई प्लाटिनम भी हो सकता है, प्लाडियम भी हो सकता है, उसको यूज़ करते हैं। तो जितनी ज़्यादा हम हाइड्रोजन उसके अंदर ऐड करवाते हैं, उतना ज़्यादा वो थिक, उतना ज़्यादा वो सॉलिड मार्जरीन बन जाता है। अगर आपने आइडेंटिफाई करना हो कि आपके घर में जो घी इस्तेमाल होता है वो प्योर है या वो अच्छी क्वालिटी का है, तो देखना पड़ता है कि वो कितने अच्छे लेवल तक सॉलिड है। बहुत से घी ऐसे होते हैं जिनकी थिकनेस जो है, जिनकी सॉलिडिटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर वो यानी जो बहुत अच्छे हमारे पास घी होते हैं वो लो टेम्परेचर के ऊपर भी हाई टेम्परेचर के ऊपर भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रेंसिड बटर। रेंसिड बटर जो है वो ख़राब, जब मक्खन ख़राब हो जाता है तो उसको बोलते हैं रेंसिड बटर। ख़राब जो खट्टा हो जाता है ना बटर, यानी मक्खन जो है, अगर आपके घर में अगर वो काफ़ी टाइम के लिए पड़ा रहे या इस्तेमाल ना हो तो उसको बोलते हैं रेंसिड बटर। रेंसिड बटर जो है उसकी फाउल स्मेल होती है, यानी बड़ी गंदी सी स्मेल होती है। वो बना किसकी वजह से होता है? ब्यूटानोइक एसिड उसके अंदर होता है। जब हम हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इन एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्यूटानोइक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके अंदर 4 कार्बन एटम्स होते हैं। होएवर द एस्टर्स ऑफ, और जब ये ब्यूटानोइक एसिड जब एस्टर में तब्दील हो जाता है तो उसकी फ्रूटी सी स्मेल होती है। अब यहाँ पर जो इसने एग्जांपल्स दिए हैं, मिथाइल ब्यूटानोएट, ये भी एक एस्टर है मिथाइल ब्यूटानोएट। इसकी स्मेल होती है एप्पल्स की तरह, और इथाइल ब्यूटानोएट की स्मेल होती है पाइनएप्पल की तरह। ये एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि मिथाइल ब्यूटानोएट की स्मेल किस तरह से होती है और इथाइल ब्यूटानोएट की स्मेल किस तरह से होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड्स का। न्यूक्लिक एसिड्स आपने पढ़ा हुआ है, 2 टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, एक डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और दूसरा राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको आप बोलते हो डीएनए एंड आरएनए। आज हमने न्यूक्लिक एसिड्स को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में पढ़ना है कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज में न्यूक्लिक एसिड्स में क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से वो स्ट्रक्चरली अरेंज्ड होते हैं, अटैच किस तरह से होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर इसेंशियल कंपोनेंट्स फॉर एवरी लिविंग सेल, ठीक है। हर लिविंग सेल के लिए, आपको पता है हर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो डीएनए होता है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। डीएनए है, वुड क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। और जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं जिन्होंने प्रोटीन बनाता होता है, उनके अंदर आरएनए होता है। दे आर जनरली लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स। ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इनका सब यूनिट क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। जैसे हमने पढ़ा था कि लिपिड का सब यूनिट क्या होता है, और एस्टर्स, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स हमने पढ़ा था कि वो लिपिड्स का सब यूनिट है, प्रोटीन का सब यूनिट अमाइनो एसिड है। इस तरह न्यूक्लिक एसिड का सब यूनिट क्या है हमारे पास? न्यूक्लियोटाइड। ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स होते हैं हर न्यूक्लियोटाइड के अंदर, एक नाइट्रोजनस बेस, एक पेंटोज शुगर और तीसरा फास्फेट ग्रुप, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस यानी ऐसी बेस जो कि जिसके अंदर एक एटम जो है वो नाइट्रोजन का होता है, पेंटोज शुगर यानी 5 कार्बन वाली शुगर, और एक फास्फेट ग्रुप PO4 का ग्रुप जो है इसके अंदर लगा होता है। 2 टाइप्स होती हैं न्यूक्लिक एसिड की, अभी मैंने आपको बताया, एक डीएनए और एक आरएनए। आज हम डीएनए को डिटेल से पढ़ेंगे। डीएनए कंसिस्ट ऑफ डीऑक्सी राइबोस शुगर। इसके अंदर डीऑक्सी यानी डीएनए के अंदर जो शुगर होती है ना, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है। डीऑक्सी राइबोस शुगर। इस स्ट्रक्चर वर डिस्कवर्ड बाय जे वॉटसन एंड एफ क्रिस। जे वॉटसन और एफ क्रिक ने इसका 1953 के अंदर इसका स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? उन्होंने डिस्कवर किया था कि ये डीएनए के अंदर जो है 2 लॉन्ग चेन्स होती हैं। ये वाली जो चेन्स आपको नज़र आ रही हैं, दीज 2 लॉन्ग चेन्स, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, यानी 2 धागे नुमा चेन्स होती हैं, वो आपस में क्या होती हैं? इंटरलिंक्ड होती हैं।
ईच चेन इज़ मेड अप, अब हर चेन किस चीज़ से बनी हुई है, शुगर से मिलकर बनी हुई है, फास्फेट और बेस से मिलकर बनी हुई है। जो शुगर और फास्फेट ग्रुप हैं वो बैकबोन बनाते हैं, बैकबोन यानी कि जो उसका स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं, और उसके ऊपर जो है वो लिंक्ड कर रहे होते हैं किससे, जिस तरह लेडर होती है ना, इस तरह कि लेडर में क्या होता है कि दो लंबे वाले वर्टिकल वाले आपके पास जो है वो कह लें कि बैम्बोज होते हैं, और जो सेंटर में जो उसके स्टेप्स होते हैं। तो ये जो बैम्बोज होते हैं ना, वो किस चीज़ के होते हैं, शुगर और फास्फेट ग्रुप के, और वो लिंक्ड किस चीज़ से कर रहे होते हैं, डीएनए के अंदर बेसिस के साथ। यानी कि जो उसके स्टेप्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, बेस से, और जो बैम्बोज है, एक बैम्बोज शुगर का बना होगा और एक फास्फेट ग्रुप का। ठीक हो गया। द चेन्स आर रैप्ड अराउंड ईच अदर इन अ डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स का मतलब होता है जब कोई चीज़ स्पायरल फॉर्म में हो, तो दोनों जो धागे होते हैं, जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, वो एक स्पायरल की तरह एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। डीएनए इज़ द परमानेंट स्टोरेज प्लेस। अब ये जो है वो कह लें कि सिग्निफिकेंस है डीएनए की, कि डीएनए की सिग्निफिकेंस क्या है, कि डीएनए इज़ द परमानेंट स्टोरेज प्लेस फॉर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। हमारे बॉडी के अंदर हमारी जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, यानी आपकी बॉडी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपके पेरेंट्स से आप तक ट्रांसफ़र हुई है, उसको बोलते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ये डिसाइड करती है कि जो न्यू बॉर्न ऑर्गेनिज़म है वो इंसान होगा या जानवर होगा, उसके बाल किस तरह से होंगे, उसकी आंखें किस तरह से होंगी, उसकी हाइट क्या होगी, उसका कलर क्या होगा। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। कभी इस तरह नहीं आपने सुना होगा कि खुदा न खास्ता एक इंसान से जो है कोई जानवर पैदा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे जीन्स के अंदर जो है, जो हमारे जीन्स हैं वो इंसान के अगर हैं, तो वो आगे से जो प्रोडक्शन होगी, जो इन्फॉर्मेशन जाएगी, वो भी किसी भी इंसान से रिलेटेड ही जाएगी। इट कैरीज एंड स्टोर ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेल। इसके अंदर सेल की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। इट पासिस दिस इन्फॉर्मेशन एज इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन हाउ टू सिंथेसाइज पर्टिकुलर प्रोटीन्स फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। ये क्या करते हैं, डीएनए एक्चुअली करता क्या है, ये इंस्ट्रक्शंस देता है कि हमारे जो बॉडी है उसको इंस्ट्रक्शंस देता है कि कैसे कैसे प्रोटीन्स जो है वो सिंथेसाइज करने हैं अमाइनो एसिड से। ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो जेनेटिक कोड हमारा कहलाती हैं, और ये डिटरमिन करती हैं कि कोई भी इंसान जो है वो कोई भी ऑर्गेनिज़म जो है वो आदमी होगा, दरख्त होगा, मॉन्की होगा, या फिर कोई भी जो बनने वाला नया सेल है वो मसल सेल होगा या नर्व सेल होगा। आगे जो है इसका स्ट्रक्चर है, द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस इन डीएनए डिटरमिन्स द प्रोटीन डेवलपमेंट इन न्यू सेल। हमारे सेल्स के अंदर जो प्रोटीन डेवलपमेंट होनी होती है वो कहाँ से डिटरमिन हो रही होती है, वो नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रक्चर से हो रही होती है। डबल हेलिक्स क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, वो इंश्योर करता है कि हमारा जो डीएनए है उसके अंदर कोई भी एरर ना आए। अगर एरर आ जाता है तो फिर म्यूटेशंस आती हैं, ठीक है। म्यूटेशंस अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। इसको आप बायो में जो है वो डिटेल से म्यूटेशंस को पढ़ेंगे। डीएनए कैरीज जीन्स दैट कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ आरएनए, ठीक है। डीएनए क्या करता है कि जीन्स को कैरी करता है जो कि आरएनए की सिंथेसिस करवाता है, और जो एरर्स आ जाते हैं जीन्स के अंदर उससे आरएनए फॉल्टी बनता है, और जो फिर ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर भी फॉल्टी प्रोटीन्स जाते हैं और वो अच्छे से फंक्शंस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर्स आते हैं। जैसे आपने डायबिटीज़ का नाम सुना होगा, कि शुगर जो है वो एक जेनेटिक डिजीज़ है। उसका रीज़न ये है कि जो एक पर्सन होता है, सपोज़ ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर एक पर्सन होता है, तो उनके डीएनए के अंदर म्यूटेशंस आ जाती हैं, चेंजेस आ जाते हैं, एरर्स आ जाते हैं, तो उनका जो आरएनए होता है वो फॉल्टी डीएनए सिंथेसाइज करने लग पड़ता है। अब वो फॉल्टी डीएनए जो है वो कोड कर रहा होता है कि इस पर्सन को डायबिटीज़ होंगी। तो अक्सर यही होता है ना कि जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं फिर उससे पेरेंट्स में चली जाती है, पेरेंट्स से फिर नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग में, ठीक है। दैट इज़ हाउ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज़ ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर।